हेलो स्टूडेंट। अभी हम लोग 11th को क्रॉस कर लिया है और 12th पे मूव किया है। तो 12th में फिजिक्स में हम पहले देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमारे सिलेबस में है और हमको कैसे उनको प्लान करना है पढ़ने के लिए। तो बेटा अपना फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे 12th में, अच्छा 11th में जो हम लोगों ने पढ़ा था, 11th में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा मैकेनिक्स, फ्लूइड, थर्मोडाइनमिक्स, एसएचएम वेव, ठीक है ना। तो मैकेनिक्स पढ़ा था मेनली अपन ने। 12th में बोलते हैं इलेक्ट्रोडाइनमिक्स। इसमें मतलब 11th में जो पढ़ा था हम लोगों ने वो तो अपन डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है ना, फील कर सकते हैं। लेकिन 12th है इलेक्ट्रोडाइनमिक्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के फॉर्म में पूरी की पूरी बात होती है, जो कि थोड़ा फील करना मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ा सा हार्ड जाता है। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि 12th पे थोड़ा सा फोकस करें और 12th का जो वेटेज है वो भी थोड़ा सा, अगर अपन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थोड़ा सा ज्यादा आता है। हालांकि ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है, कभी 45%, कभी 45 to 50% 11th का आता है और 55 to 50% के बीच में आता है 12th का। तो वैसे अधिकतर ये देखा गया है कि 12th का थोड़ा सा वेटेज ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो 12th पे थोड़ा सा अपने को स्पेशली फोकस करना है। दूसरी बात, अगर आपके 11th के चैप्टर्स कुछ वीक हैं तो उनको थोड़ा सा आप स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि 12th में 11th के चैप्टर्स जो होते हैं वो मिक्स होते हैं, मतलब क्वेश्चन को मिक्स करके बनाया जा सकता है, तो अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसलिए 11th के जो चैप्टर्स हैं वो वीक नहीं होना चाहिए। किसी स्टूडेंट के अगर वीक हैं तो उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने का मैं सजेशन दूंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हमारे सिलेबस में, फिर उनको आगे अपन देखते हैं कि क्या कैसे कैसे प्लानिंग करेंगे। तो बेटा फर्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी दो तरीके से पढ़ेंगे इसको, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 लेंथी चैप्टर है, लेकिन अच्छा है, इसमें वेटेज थोड़ा सा अच्छा खासा होता है। तो और ये दूसरी बात ये है कि सारे चैप्टर्स एक दूसरे कनेक्टेड हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी चैप्टर्स को वीक रखा तो आगे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मेरा सजेशन है सारे चैप्टर्स को अच्छे से करें, ठीक है ना। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है उसको 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सेकेंड चैप्टर आपको याद हो बेटा, हम लोगों ने 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर एक छोड़ा था, ग्रेविटेशन। हालांकि मैकेनिक्स का है लेकिन ये सिमिलर चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक के। ग्रेविटेशन जो 11th का चैप्टर है मैकेनिक्स का, सिमिलर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। तो जब हम डिटेल में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लेते हैं तो ग्रेविटेशन को समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे किसके ऊपर, ग्रेविटेशन के ऊपर, ठीक है ना, ताकि आसान होगा। थर्ड चैप्टर है ये अपना 11th का चैप्टर है, ये जो चैप्टर है हमारा 11th का चैप्टर है। नाउ ग्रेविटेशन के बाद अपन मूव करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद आएगा ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के बाद पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अपन थोड़ा सा बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रो बोले तो चार्ज, स्टैटिक्स बोले तो रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं चार्ज एट रेस्ट, रेस्ट कंडीशन में चार्ज की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं कि उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, कैसे कैसे बिहेवियर है, वो पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज को मूव करवाते हैं, ठीक है ना, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो अपन पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। फोर्थ चैप्टर होगा बेटा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद एमईसी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एमईसी, ठीक है। इसके बाद इसी का एक छोटा सा पार्ट है फिफ्थ, वो है मैग्नेटिज्म। तो एमईसी के बाद देखेंगे बेटा हम लोग मैग्नेटिज्म। तो फिफ्थ चैप्टर है, इसमें एमईसी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जैसे कि फैन कैसे रोटेट होता है, ग्राइंडर मिक्सचर हम लोग चलाते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से कैसे मूव करते हैं, तो कैसे कॉइल रोटेट होती है, कैसे इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करती है, वो सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। इसके बाद है मैग्नेटिज्म। इसमें जो मैग्नेट आपने बचपन में देखी होगी कि मैग्नेट से अपन खेलते थे, तो उस टाइप का मैग्नेटिक बिहेवियर, अर्थ भी एक मैग्नेट है, ठीक है ना, उसके बिहेवियर के बारे में मैग्नेटिज्म चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 6 होगा बेटा हमारा मैग्नेटिज्म के बाद ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना। इसमें ट्रांसफार्मर वगैरह के बारे में देखेंगे कि ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करते हैं वगैरह सब कुछ, ईएमआई एंड इसी का पार्ट है एसी। एनसीईआरटी में थोड़ा सा
चैप्टर्स को अलग से दे रखा है क्योंकि वो अपन एसी घरों में यूज करते हैं, लेकिन एसी भी इसी का पार्ट है, तो एक साथ लिख देते हैं ईएमआई एंड एसी। तो ये जो है अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एमईसी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई एंड एसी, ये है फिजिक्स का पार्ट नंबर 1। फिजिक्स में 12th का फिजिक्स का एनसीईआरटी अकॉर्डिंग पार्ट नंबर 1। इस पूरे को बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के काम चलेगा पूरा। इसके बाद में 7 चैप्टर है अपना ईएम वेव। छोटा सा टॉपिक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना, जल्दी हो जाएगा। 8 चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बाद बेटा पढ़ेंगे अपन रे ऑप्टिक्स। आप लोगों ने 9th 10th में रे ऑप्टिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा भी होगा। तो ये है 8 चैप्टर है अपना रे ऑप्टिक्स, ठीक है ना, जो अपने लाइट, जिसको लाइट बोलते हैं, लाइट पढ़ेंगे इसमें। इसमें जो लाइट है वो एज अ रे बिहेव करती है, पार्टिकल बिहेव करती है, उसके नेचर्स को देखेंगे। और फिर पढ़ेंगे हम लोग वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में जैसे लाइट होती है, उसके डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो पार्टिकल नेचर पढ़ते हैं हम लोग रे ऑप्टिक्स में, ये पार्टिकल नेचर। और ये वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं वेव नेचर, ये पढ़ेंगे हम लोग वेव ऑप्टिक्स में, वेव नेचर को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसका भी और वेव ऑप्टिक्स का भी वेटेज अच्छा खासा होता है अगर अपन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। नेक्स्ट चैप्टर है अपना मॉडर्न फिजिक्स, कलेक्शन ऑफ 2 to 3 चैप्टर्स। मॉडर्न फिजिक्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें कम से कम, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कम से कम 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 5-6 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और केमिस्ट्री के थोड़ा सा सिमिलर है, अगर आपने केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह, तो यहाँ पे थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है ना। तो मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें अपना न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह आते हैं, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह हम लोग इसमें पढ़ते हैं। 11th चैप्टर है हमारा 12th का, वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स एंड लॉजिक गेट्स, ये हमारा 11th चैप्टर। ये भी मैं बोलूंगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आसान है और इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न थोड़ा सा अगर आप करोगे तो आसान है, प्रैक्टिस करना है आसान है, दोनों आसान है, स्कोरिंग है। मॉडर्न में से 4-5 क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट्स में से कम 3 क्वेश्चन नीट में पूछे ही जाते हैं। तो ये 2 चैप्टर्स बहुत ही अच्छा वेटेज रखते हैं और आसानी से सॉल्व भी होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप अच्छा करोगे तो ग्रेविटेशन ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। तो ये 2 चैप्टर्स अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेंथी है लेकिन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। इसमें भी 3-4 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आते ही हैं, ठीक है ना। तो इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, इसमें 4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे, इसमें 3 क्वेश्चन तो कम से कम आएंगे। रे ऑप्टिक्स में से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, वेव ऑप्टिक्स में से 1 से 2 क्वेश्चन, वो डिपेंड करता है, इन दोनों में से 3 से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये था, ग्रेविटेशन में से 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये हमारा बेटा सिलेबस था जो हम लोग अभी 12th में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि 12th थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें, अच्छे से करें, 12th का वेटेज ज़्यादा होता है और कुछ चैप्टर्स बहुत ही अच्छे हैं और स्कोरिंग है, जैसे मैंने आपको बताया मॉडर्न, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा तो ग्रेविटेशन अच्छे से होगा। उसके बाद में रे ऑप्टिक्स भी एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ये भी लेंथी है लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसमें भी 3 क्वेश्चन के करीब आते हैं। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये है सिलेबस जो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अभी हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं। तो बेटा अपना फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रो बोले तो
चार्ज, और स्टैटिक्स बोले तो एट रेस्ट, मतलब चार्ज एट रेस्ट। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज एट रेस्ट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वर्ड सिंप्लीफाई करें छोटे से वर्ड, कम वर्ड्स में अगर उसकी डेफिनेशन देखें तो द सब्जेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अब देखो इसकी अगर अपन बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो सबसे पहले इसमें क्या है, चार्ज एट रेस्ट। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्ज। अब चार्ज भी दो तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला पढ़ेंगे एट रेस्ट, जो कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। चार्ज एट रेस्ट से जो चैप्टर बनता है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये रेस्ट कंडीशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। दूसरा आएगा चार्ज इज मूविंग। चार्ज इज मूविंग, जब चार्ज मूविंग कंडीशन में होता है तो कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं बेटा हम, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज एट रेस्ट कंडीशन में जब चार्ज होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज को जब हम पढ़ेंगे उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब चार्ज को मूव करवाएंगे, बैटरी लगा देते हैं ना अपन, बैटरी लगाते हैं, किसी बल्ब के दोनों एंड पे बैटरी लगा देते हैं, फैन के दोनों वायर को पकड़ के बैटरी से लगा देते हैं, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है, तो करंट मूव, चार्ज पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज एट रेस्ट प्रॉपर्टीज को बोलेंगे। बार बार बोल रहा हूँ, चार्ज की रेस्ट प्रॉपर्टीज को बोलेंगे। किसी बॉडी को अगर आप चार्ज दे दें तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मूविंग कंडीशन अभी नहीं पढ़ रहे हैं, वो पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है ना बेटा। तो अब आगे देखते हैं। अब इसमें बार बार वर्ड यूज हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, चार्ज एट रेस्ट। तो पहले ये तो देखेंगे व्हाट इज चार्ज, चार्ज है क्या चीज, चार्ज आता कैसे है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसके बिहेवियर्स क्या क्या है। अगर हम लोग वो नहीं जानेंगे कि चार्ज क्या है तो उसके बारे में आगे कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो बेसिक पार्ट है वो है कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज है क्या चीज, किसी बॉडी पे चार्ज आता है तो कैसे आता है, उसके क्या क्या बिहेवियर है, देखते हैं बेटा। तो डेफिनेशन वगैरह आप नोट करते जाना, मैं लिखता जाऊंगा बोर्ड पे, नोट करते जाना। थैंक यू। देखिए अब देखते हैं व्हाट इज चार्ज, चार्ज की बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज चार्ज, रिप्रेजेंटेशन, फॉर्मूला वगैरह बाद में देखेंगे, पहले ये तो देखेंगे चार्ज है क्या चीज, चार्ज किसी बॉडी पे कैसे आता है, डेफिनेशन वगैरह मैं लिखवाऊंगा बाद में। पहले देखते हैं कि किसी बॉडी पे चार्ज आता कैसे है, कौन कौन सी बॉडी चार्ज होती हैं, कौन सी नहीं होती, ठीक है ना। अब देखो चार्ज एट रेस्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, चार्ज एट रेस्ट पढ़ रहे हैं। तो देखो बेटा चार्ज एट रेस्ट, ठीक है ना। कोई भी जो मटेरियल बना होता है हमारे अर्थ पे, यूनिवर्स में, वो एटम से मिलकर बनता है, ठीक है ना। ये सपोज करो ये एटम है, तो एटम से मिलकर बनता है, और ये उसका बीच में सेंटर में होता है न्यूक्लियस। कौन होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसमें होता है प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये इसकी डिफरेंट ऑर्बिट्स होती हैं, डिफरेंट क्या होता है बेटा, ऐसे ऑर्बिट्स होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। केमिस्ट्री पे नहीं जा रहे हैं हम लोग, फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, वो कॉन्फ़िगरेशन जो भी है उसके अकॉर्डिंग इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। अब जो एटम होता है, जैसे मान लो ये कोई मटेरियल है, जैसे कि सपोज करो ये सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है सपोज 11, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 11, और इसके डिफरेंट ऑर्बिट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा 11। तो पॉजिटिव चार्ज जितना होता है किसी एटम में, किसी एटम में जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ, अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से आप फैमिलियर हो, वो आप लोग देख चुके हो, ठीक है ना।
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आप केमिस्ट्री में जानते हो, इतना तो जानते ही हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। तो जो एटम होता है इनिशियली कैसा होता है बेटा, न्यूट्रल होता है। एटम जो होता है इनिशियली होता है न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब किसी एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है। जैसे अपन इसकी बात करें तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 प्रोटॉन भी होंगे पॉजिटिव चार्ज। तो ये कैसा है, न्यूट्रल है, ठीक है ना। अब किसी बॉडी पे चार्ज आता कैसे है, किसी बॉडी पे चार्ज आता कैसे, चार्ज क्या है, कैसे आता है? तो देखो बेटा, कोई भी जो एटम होता है, ठीक है ना, उसके जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको अगर अपन निकालें तो जो इनको निकालने में, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में, मटेरियल से बाहर निकालने में, आउटर मोस्ट शेल से बाहर इलेक्ट्रॉन को जंप करवाने में जो एनर्जी गिवन होती है, जो एनर्जी देना पड़ती है, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन जिसका लो होता है, वर्क फंक्शन जिसका लो होगा वो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे देता है। और जिसका वर्क फंक्शन हाई होता है वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं देता, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ठीक है ना, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं आउटर मोस्ट शेल में, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जिनका वर्क फंक्शन कम होता है, ठीक है ना, उन पे आता है पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? क्योंकि अगर मान लो उसमें 4 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल है, मतलब टोटल चार्ज कैसा है, सेम है। तो अभी ये न्यूट्रल है। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन एनी हाउ जंप कर जाए, बाहर निकल जाए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो 3 इलेक्ट्रॉन ने 3 प्रोटॉन को बैलेंस कर लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच गया ना न्यूक्लियस में, तो डोमिनेट करेगा ना, तो एक प्लस चार्ज आएगा ना। तो सिंपल सा फंडा है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाते हैं। और जिसका वर्क फंक्शन लार्ज होता है वो इजीली डोनेट नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट नहीं करेगा तो इस पे होता है नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है ना बेटा। तो वर्क फंक्शन पे अभी अपन नहीं जाते हैं, आप सिंपल लैंग्वेज में समझो। कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है एनी हाउ तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एक्सेप्ट करता है, उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा उसके ऊपर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो कौन सा चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर? कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो इस तरीके से, हालांकि और भी मेथड है किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए, लेकिन एक अपन देख सकते हैं कि रबिंग मेथड से कर सकते हैं। जैसे रबिंग मेथड आपने देखा होगा, जैसे कभी कभी सर्दियों में अपन शूज पहनते हैं तो शॉक्स पहनते हैं, ठीक है ना, और कार चलाते हैं तो कार के जो डोर होते हैं उनको छूते हैं तो एकदम शॉक लगता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो शूज हैं वो कार से रब करते हैं तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। वो अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, अभी तो अपन चार्ज के बारे में, चार्ज के बिहेवियर के बारे में देखते हैं। तो बेटा, तो कोई बॉडी कैसे चार्ज होती है? जो स्पेस में या जो भी हमारी अर्थ पे जो मटेरियल अवेलेबल है वो एटम से मिलकर बनता है। एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, तो वो न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली जनरली न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। और एनी हाउ अगर कोई इलेक्ट्रॉन, कोई एटम से हम इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से, और अगर किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दें बाहर से तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है बेटा? नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अब चार्ज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। तो टाइप्स ऑफ चार्ज देखो,
टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करें तो टू टाइप, कौन कौन से? एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा कौन सा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो जिस बॉडी पे जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी उस पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है ना बेटा। अब तो टू टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। मैंने आपको बताया कि चार्ज किसी बॉडी पे आता कैसे है। क्या सभी बॉडी इनिशियली चार्ज होती है? नहीं। यूनिवर्स में जो भी बॉडीज है सब कैसी हैं? न्यूट्रल है। तभी तो किसी बॉडी को अपन छूते हैं तो शॉक नहीं लगता, क्योंकि वो न्यूट्रल है। कैसी है? न्यूट्रल। हाँ, कुछ मेथड हैं जिनसे हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, वो अपन आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, वक्त आने में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो अभी तो अपन सिंपल सोबर टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज, टू टाइप्स के चार्ज होते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज चार्ज। चार्ज की डेफिनेशन क्या है, चार्ज का फॉर्मूला क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो देखते हैं, ठीक है। नाउ बेटा देखते हैं चार्ज। व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो चार्ज क्या है? किसी बॉडी की, किसी सब्सटेंस की, किसी मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो या तो प्रोड्यूस करती है या एक्सपीरियंस करती है। कौन कौन से? इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। जैसे कि आपने देखा होगा मैग्नेट होती है, ठीक है ना। तो मैग्नेट क्या करती है? मैग्नेटिज्म जो है मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण किसी बॉडी को वो मैग्नेटिक इफेक्ट बनाती है, उसको अट्रैक्ट करती है, रिपल करती है। किसी मैग्नेट को, आयरन पीस को अट्रैक्ट करती है। इसी टाइप से चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस। या तो खुद प्रोड्यूस करेगी, या जैसे किसी बॉडी के पास चार्ज है तो या तो वो, और सामने वाली बॉडी के पास भी चार्ज है, तो अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है और सामने वाली बॉडी के पास भी चार्ज है, तो ये जो चार्ज बॉडी है वो सामने वाली बॉडी को फील कराएगी। कौन से? इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट। और सामने वाली जो चार्ज बॉडी है वो इस वाली चार्ज बॉडी को फील कराएगी इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो इसकी ये प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंस। वो प्रोड्यूस भी कर सकता है सामने वाली बॉडी के ऊपर, और अगर सामने वाली बॉडी चार्ज बॉडी है तो वो खुद भी फील कर सकता है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। सम ऑफ द कॉमन चार्ज पार्टिकल सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उनके पास कैसा चार्ज होता है, उसका मास क्या होता है। और ये याद करने की बात है, इसको बिल्कुल लर्न करना है बेटा आपको। तो देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय E माइनस। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज क्या होता है बेटा? चार्ज की बात करें तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। कूलम अभी मैं बताऊंगा। कूलम इज द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। अच्छा, इसका मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का? ये सब याद करना है बेटा आपको। मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये केजी में है, केजी। इसी तरीके से फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट प्रोटॉन देखें। प्रोटॉन को जनरली हम लोग E पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है? चार्ज होता है बेटा इसके ऊपर +1.6 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड और प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, बट साइन अपोजिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। मास देखते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, ये होता है बेटा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है ना। इसी तरीके से अपने पास एक और पार्टिकल है जिसको अपन बोलते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन
न्यूट्रॉन को n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पास चार्ज होता है क्या? चार्ज कितना होता है? चार्ज इसके पास नहीं होता, न्यूट्रल होता है। कैसा होता है ये? चार्ज इसके पास नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है बेटा। चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। तो जो अपना न्यूट्रॉन होता है उसके पास चार्ज नहीं होता है, वो होता है न्यूट्रल। कैसा होता है बेटा? न्यूट्रल होता है। और मास कितना होता है इसका? मास देखें तो मास ऑफ न्यूट्रॉन, और वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है ना? तो अगर अपन रफली देखें, अगर हम लोग रफली ऑब्जर्व करें तो एक चीज देख सकते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है मास ऑफ, क्योंकि ये अपन तो 2 प्लेस तक देख रहे हैं, आगे जब अपन और प्लेस देखते हैं ना थोड़ा सा डिफरेंस आता है, तो इसको अपन इग्नोर कर लेते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रिलेशन है बेटा। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास का 2000 टाइम्स होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? लाइट पार्टिकल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? लाइट पार्टिकल, जो कि मूवेबल होता है। इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में प्रोटॉन मूव नहीं करता, वो तो बेचारा न्यूक्लियस में बैठा रहता है। मूवेबल पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन। कितना हैवी होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से? 2000 टाइम्स हैवी होता है। कितना हैवी होता है बेटा? 2000। तो ये रिलेशन था इन तीनों में। ठीक है, तो चार्ज कितना होता है माइनस इलेक्ट्रॉन के ऊपर? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास कितना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻13। ये पूरा डेटा आप लोगों को क्या करना है बेटा? लर्न करना है। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं।